हाँ, रेवोल्यूशनरी वॉर्स और नेपोलियनिक वॉर्स, ठीक हो गया। डायरेक्टरी तक पढ़ा था। कहाँ तक किया था जी? हमने हमने नेपोलियन का कॉन्सुलेट तक नहीं किया था। नेपोलियन को, हाँ नेपोलियन, ठीक, हाँ यानी कि वो कर लिया था ना। ठीक। आज फिर रेवोल्यूशनरी वॉर्स का काम शुरू करें। ठीक हो। ओके जी, देखते हैं फिर। जी बेसिकली हमने लास्ट टाइम बात की थी कि फ्रांस का जब रेवोल्यूशन आया, तो फ्रांस के रेवोल्यूशन से ग्रेट ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड यानी कि यूके, तो जनाब यहाँ पर तो लोगों ने कोई इसके अगेंस्ट तो नहीं हुए, लोगों ने तो इसको अप्रिशिएट किया कि अच्छी बात है, रिफॉर्म्स आनी चाहिए। तो फिर क्या वजह हुई ऐसी कि स्लोली एंड ग्रेजुअली फिर ये वॉर्स भी और उसमें यूके भी फिर शामिल हो गया? तो दो चीज़ों को हमने बेसिकली जो है वो देखना है। पहला तो हमने देखना है कि ये जो रेवोल्यूशनरी वॉर्स, रेवोल्यूशनरी फेज की, जिनको लार्जली ये शुमार किया जाता है जनाब कि 1792 से लेके और यानी 1799 तक, नेपोलियन के आने तक के फेज को, इसको कहा जाता है रेवोल्यूशनरी वॉर्स। और फिर नेपोलियनिक वॉर्स जो 1799 से लेके 1815 तक की, ये लगभग पूरे यूरोप के साथ लड़े हैं। समझ आ रही? सो देखते हैं जी फिर के हुआ क्या, ये वॉर स्टार्ट कैसे हुई। नो डाउट ऑस्ट्रिया को भी इशू है, नो डाउट प्रशिया को भी इशू है, क्योंकि ऑस्ट्रिया और प्रशिया के जो रूलर्स हैं वो मैरी, जो क्वीन है, उसके रिलेटिव्स हैं, उसका ब्रदर है, उसके रिलेटिव्स हैं, तो डेफिनेटली वो तो प्रेशराइज करने की कोशिश करेंगे रेवोल्यूशनरीज। लेकिन फिर भी क्या इमीडिएट कॉजेज क्या बने, क्यों फ्रांस लड़ाइयों में गया? हालांकि जब भी कहीं रेवोल्यूशन आता है वो तो सीधा सीधा जो है वो इस चीज पे आता है कि जनाब एक चेंज आ गया, तो अब हमने डोमेस्टिक हालात अपने बेहतर करने हैं, अब हमने बाहर की लड़ाइयाँ
फॉर द टाइम बीइंग नहीं करनी है, ठीक है जी, लेकिन जो है वो ये तो लड़ पड़े, ऐसा क्यों? सही है जी। तो इसको जरा फिर एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि भाई ऐसा क्यों। तो बुनियादी तौर पर ये जो कॉजेज हैं उनमें एक जो बड़ा फैक्टर है वो तो फैक्टर है कि ऑस्ट्रिया एंड प्रशिया इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा जो हॉस्टिलिटी वो सामने आ रही थी। 1791 अभी किंग और क्वीन मौजूद है, तो हम देखते हैं कि इनकी तरफ से पिलनेट्स की डेक्लरेशन आ गई थी कि भाई इज्जत और एहतराम करो हमारे किंग का और क्वीन का, अगर कोई डिसरिस्पेक्ट की तो हम जनाब फिर तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो एक हॉस्टिलिटी का एनवायरनमेंट तो ऑस्ट्रिया और प्रशिया की तरफ से वो मौजूद था। ज़्यादातर फ्रेंच हिस्टोरियंस के यहाँ हमें ये चीज़ मिलती है कि फ्रांस ने तो भाई कोई वॉर इनिशिएट की नहीं, हमने तो की नहीं, हमारे पे तो वॉर्स थोपी गई, और कसूरवार ऑस्ट्रिया और प्रशिया है कि एक तो ये आस्पेक्ट कि यार ऑस्ट्रिया और रशिया का कसूर है ज़्यादा, जिसकी वजह से ये सीरीज लंबी वॉर्स की चली। ठीक है जी। लेकिन साइमल्टेनियसली जो दूसरी बड़ी रीज़न है जो कि समझते हैं ऐसे हिस्टोरियंस के नहीं, ये फ्रांस का ही को ब्लेम करते हैं, और वो कहते हैं कि रेवोल्यूशनरी जो गवर्नमेंट है वो ठीक है 1789 से 1792 तक, ये जो 2.5-3 साल है ना, इनमें फ्रांस में जो पहले नेशनल असम्बली फिर जो लेजिस्लेटिव असम्बली, ये अपने डोमेस्टिक मैटर्स में ही एंगेज रहे हैं। इन्होंने कोई बड़ी एक्टिविटी बाहर की दूसरी स्टेट्स के साथ नहीं की। इवन पिलनेट्स की जब डिक्लेरेशन आई है तो लेजिस्लेटिव असम्बली उसने इसको बस ठीक है कंडेम किया, लेकिन कोई बड़ी ऐसी रीजन नहीं बनी कि वॉर हो जाए। असल में जब 1792 में कन्वेंशन बन गया ना, तीसरी स्टेज फ्रांस रेवोल्यूशन, तो इसमें क्या हुआ कि इसमें इन्होंने तमाम यूरोपियन पीपल उनको जनाब एड्रेस करना शुरू कर दिया कि उठ खड़े हो अपने रूलर्स के खिलाफ, जिस तरह हम उठ खड़े हुए और हमने इन रूलर्स को मार दिया, तुम भी अपनी आवाज बुलंद करो। ये बेसिकली जिसको ये नाम दिया गया एडिक्ट ऑफ फ्रेटर्निटी, ये जो इन्होंने स्लोगन रेज किया ना कि आओ सारे यूरोपियंस भाइयों इकट्ठे हो जाओ, ये बुनियादी वजह बनी जिसकी वजह से जंग शुरू हुई। ठीक है जी। तो इनिशियली हमें नजर आता है कि बिल्कुल शुरू शुरू में एक मकाम है वेल्मे, वेल्मे के मकाम पर फ्रांस वर्सेस ऑस्ट्रिया एंड प्रशिया ये जंग हुई भी, वेल्मे के मकाम 1792 में, और इसमें फ्रांस जीत गया। जैसे ही फ्रांस ये पहली जंग जीता है तो फ्रांस ने फिर एक और बड़ी हरकत की। उसने कहा जितना रिवर सिस्टम है ना जी यूरोप में, खास तौर पर बेल्जियम का, खास तौर पर नीदरलैंड का जो हमारे से ऊपर नॉर्थ में, इस रिवर सिस्टम पे हमारा हमारा रूल होगा जी, हम इसको चलाएंगे अब। और इस बात से यूके की ट्रेड जो सारी इसी रिवर सिस्टम से होती थी इन यूरोप, यूके की ट्रेड हैम्पर हुई, और यहां से यूके खिलाफ हुआ फ्रांस का। समझ आ रही? सो यूके का यहां से चेंज, वरना शुरू में इनिशियली यूके को कोई इशू नहीं था इस रेवोल्यूशन से। सो यूके की जब ट्रेड
इफेक्ट हुई है। तो तब अब क्या जाए इस तनाजुर में? यूके ही वो कंट्री है जिसने फर्स्ट अलायंस बनाया अगेंस्ट फ्रांस। कुछ किताबों में लिखा है 1792, कुछ में इसको 1793, कि ये पहला अलायंस यूके ने बनाया फ्रांस के खिलाफ कि यार ये तो हद से तजावुज कर रहे हैं, इनकलाब क्या आ गया, ये तो बाकियों को कुछ समझते कोई। सही है। ऑस्ट्रिया को डिफीट हो गई हुई थी, एक ऑस्ट्रिया को, ऑस्ट्रिया को कहा भाई हम तुम्हें सपोर्ट करते हैं। रशिया को एक डिफीट ये वेल में हो गई, जी हम करते हैं। नीदरलैंड जिनके इलाकों को ये कहते थे कि अब हमारी मर्जी के मुताबिक फ्रांस वाले कहते थे चलें। स्पेन और छोटे मोटे इन सब को साथ मिलाया, प्लस ग्रेट ब्रिटेन खुद। सही जी। क्या हो जी, जंग करते हैं जब इतने मुल्क इकट्ठे मुहावराई करेंगे ना, तो फ्रांस जो है वो फिर ये घुटनों पे आ जाएगा। अपने मुल्क के अंदर ये जो मर्जी करते हैं, यूरोप के पीस को क्यों खराब कर रहे हैं, यूरोप को क्यों डिक्टेट कर रहे हैं? ये रियलाइजेशन भी हो गई कि फ्रांस में जो रेवोल्यूशन आया, इससे फ्रांस की फॉरेन पॉलिसी में कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि यही काम तो पूरी 18th सेंचुरी में पहले लुई 14 करता रहा, फिर लुई 15 करता रहा। लुई 16 को तो के टाइम पे तो रेवोल्यूशन आ गया ना, उसको तो लोगों ने मार दिया। तो उससे पहले के जो दो किंग हैं वो यही तो काम करते रहे कि फ्रांस की हमने डोमिनेंस बनानी है इन यूरोप। तो रेवोल्यूशनरी फ्रांस भी यही फड्डे लेना शुरू हो गया, यही काम करना शुरू हो गया, तो कोई फॉरेन पॉलिसी में तब्दीली नहीं हुई। फ्रांसीसी उसी नेचर के साथ चल रहे हैं, तो इनको रोको। समझ आ रही? तो इनको रोकने के लिए जो है वो ये एक अलायंस बनाया गया कि भाई हम ग्रेट ब्रिटेन, हम तुम्हें सबको ना बाकियों को सपोर्ट करते हैं, लड़ो फ्रांस के साथ और इनको रोको। अगर इनको रोकोगे नहीं तो फिर मसला खराब हो जाएगा। सही है। तो जनाब अब हुआ क्या? हुआ ये कि इन सब ने फ्रांस के साथ, अब उन जंगों की जो छोटी छोटी जंगें हैं उनकी डिटेल्स में जाने की जरूरत को नहीं है, लेकिन हुआ ये कि 1793 से 95 में ऑस्ट्रिया सेपरेट लड़ता रहा फ्रांस के साथ, रशिया सेपरेट लड़ता रहा फ्रांस के साथ, ग्रेट ब्रिटेन अपनी फौज लेके नहीं उतरा यूरोप में, ये दो लड़ते रहे, सपोर्ट इनको मिलती थी। लेकिन हुआ ये कि 1795 में रशिया बहुत बुरी तरह डिफीट खा गया फ्रांस से, बहुत बुरी तरह, और इसने एक सुलहनामा कर लिया, ट्रिटी कर ली। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ट्रिटी ऑफ बैसल 1795, एक ट्रिटी कर ली और फ्रांस के साथ सुलह कर ली। समझ आ रही? ये बहुत बड़ा सेटबैक हुआ ग्रेट ब्रिटेन के लिए कि हम एक मुल्क को सपोर्ट कर रहे थे और ये देखो ये अलहदा से बारों बार एक ट्रिटी करके सुलहनामा करके बैठ गए। 1795 से 97 तक ऑस्ट्रिया लड़ता रहा फ्रांस के साथ, सपोर्ट आती रही ग्रेट ब्रिटेन से, लेकिन 1797 में इतने बुरे तरीके से हराया नेपोलियन ने ऑस्ट्रियंस को कि ऑस्ट्रियंस ने भी ट्रीटी कर ली। ऑस्ट्रियंस ने जो ट्रीटी की वो थी ट्रीटी ऑफ कैंपो फॉर्मिंग। ये कर ली। इस ट्रीटी में फ्रांस को बहुत ज्यादा एरिया यूरोप में मिल गया, ऑस्ट्रिया को,
इसमें इटली, इटालियन एरियाज जो उस वक्त के थे वो भी मिल गए, बहुत ज़्यादा एरिया मिल गए। और ग्रेट ब्रिटेन बेचारा तमाशा देख रहा कि ये हुआ क्या मेरे साथ। मैं जनाब 2 मुल्कों को इतना मैंने सपोर्ट किया, पैसा दिया, असला दिया, और ये अलग ट्रिटियां करके जो है वो मार खा के चुप करके बैठ गए। सबसे बड़ा सेटबैक जो हुआ वो ये हुआ कि जितने इलाके फ्रांस ने कैप्चर किए, सब जगहों पर रिपब्लिक्स, जमहूर, यानी वहां जो छोटे मोटे किंग थे सबको हटा दिया और रिपब्लिक बना। अब इलेक्शन होंगे, हुकूमतें बनेगी, और ये यूरोप के तमाम बड़े जो रूलर्स थे उनके लिए बहुत बड़े खतरे का जो है ना वो साइन वो बच गए। सही है। 1798 का जो फेज है वो बड़ा मजेदार है आपके। ग्रेट ब्रिटेन, उसको जो 2 बड़े इत्तेहादियों से सपोर्ट जो है वो चाहिए थी वो नहीं मिल सकी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 1793 से 1797 ग्रेट ब्रिटेन क्या कर रहा था? क्या तमाशा देख रहा था? नहीं। नेवी ग्रेट ब्रिटेन की वो फ्रांस के साथ एंगेज थी, पूरे मेडिटेरेनियन में, अटलांटिक में ये लड़ते जाते थे फ्रांस के साथ। कभी फ्रांस को थोड़ा सा नुकसान हो गया, कभी ग्रेट ब्रिटेन को हो गया, लेकिन ग्रेट ब्रिटेन की नेवी हमेशा स्ट्रांग रही। सही। 1797 से 1798 तक पूरा 1 साल ग्रेट ब्रिटेन ट्राई करता रहा कि किसी तरह प्रशिया, किसी तरह ऑस्ट्रिया एंड अदर यूरोपियंस को दोबारा अपने साथ मिला के अगेन एक अलायंस बना ले। लेकिन प्रशियन, ऑस्ट्रियन सारे फ्रांस की पावर से बहुत ज्यादा डरे हुए थे कि भाई ये तो बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं और हमें क्यों फायदा, और ग्रेट ब्रिटेन खुद तो आता नहीं यूरोप में। 1798 फिर एक टर्निंग पॉइंट आया। 1798 में ग्रेट ब्रिटेन की नेवी ने बहुत बुरी तरह फ्रेंच नेवी को ना डिफीट की मेडिटेरेनियन सी में, बहुत बुरी। इस डिफीट के बाद ग्रेट ब्रिटेन ने दोबारा राब्ता किया अदर कंट्रीज से कि यार देखो हमने इनकी काफी कमर तोड़ दी है, अब तुम भी हौसला पकड़ो यार। सही है। तो हौसला पकड़ा गया और फिर सेकंड अलायंस बना। यानी ये पहला अलायंस 1797 तक चला। फिर हौसला पकड़ा यूरोपियन ने, और हौसला पकड़ के सेकंड अलायंस बना। ये भी ग्रेट ब्रिटेन की कोशिशों से बना। इस अलायंस में ऑस्ट्रिया वापस आया। इस अलायंस में अब टर्की आया, क्योंकि टर्की को भी डर पड़ गया अपने इलाकों का कि फ्रांसीसी मेरे जो समुद्री इलाके हैं वहां तक ना आ जाए। लेकिन टर्की को इतनी बड़ी पावर तो कोई नहीं। इस अलायंस में फिर रशिया आया, क्योंकि फ्रांस बल्कान और ब्लैक सी तक के इलाकों को नजर में रखना शुरू हो गया था। तो अगर ऐसा सच हो गया तो रशिया के लिए तो बड़ा प्रॉब्लम है। तो वो भी आया, लेकिन प्रशिया ने माजरत कर दी। प्रशिया सेड सॉरी। उन्होंने ना पाई, पहले ही बड़ी मार पड़ चुकी है हमें फ्रांसीसियों से, हमने नहीं अभी शामिल होना, हम वेट एंड वॉच कर लेंगे भाई, बाद में फैसला करेंगे, अभी नहीं करेंगे। सही है जी, समझ आ रही जी? ठीक हो गया। ग्रेट ब्रिटेन ने फिर ऑस्ट्रियंस को कहा जी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तो प्लान ये बना कि पहले ऑस्ट्रियंस जो हैं ये फ्रांस, तो जनाब रशिया से भी ट्रुप्स आएंगी और ये मिलके फिर फ्रांस पे इन्वेजन करेंगे। लेकिन इससे पहले कि रशियन ट्रुप्स आती, नेपोलियन ने पहले अटैक कर दिया ऑस्ट्रिया। फिर जब रशियन आए तो इन्होंने जनाब रशियन को भी मार भगाया वापस। लेकिन रशिया की मेनलैंड में जंग नहीं हुई, यूरोप में। यानी ये अभी शुरू ही हो रहा है अलायंस। तो बहुत बुरी तरह दोबारा डिफीट हो गई
इनको ऑस्ट्रियंस को, और डिफीट होने के बाद इन्होंने फिर अगेन ऑस्ट्रिया ने फ्रांस के साथ पीस ट्रीटी दोबारा कर ली 1800 में, दोबारा पीस ट्रीटी कर ली। और उस पीस ट्रीटी में ये जो पिछली ट्रीटी थी ना, ये कैंपो फॉर्म्यूल, इसी को उन्होंने कहा जी 1797 वाली जो ट्रीटी है वो दोबारा हम मानते हैं जी, हम तौबा करते हैं, आइंदा आपके खिलाफ नहीं लड़ेंगे। सही जी। ऊपर से रशिया भी आया था, वो भी जो है वो नहीं कुछ कर सका, वापस चला गया। ग्रेट ब्रिटेन अब फिर सोचना शुरू हो गया कि यार करें क्या, यूरोपियंस में इतना दमखमी को नहीं है, पैसा भी दे रहे हैं हम, असला भी दे रहे हैं हम। इवन रशियंस को तो ये भी कहा था कि तुम्हें ट्रेड भी देंगे, तजारत के मौके भी देंगे, लेकिन कुछ नहीं हो सकता। हमें अब और जोर के साथ, पूरी पावर के साथ फ्रांस को रोकना है। रोकने के लिए ग्रेट ब्रिटेन का जो एक बड़ा इशू था ना जी, ग्रेट ब्रिटेन का एक जो बड़ा इशू था वो था डेनमार्क, नॉर्वे, ये जो आपके नॉर्दर्न लीग के एरियाज थे, इनके साथ बहुत ज्यादा नेवल कंपटीशन था ग्रेट ब्रिटेन में। ग्रेट ब्रिटेन ने इन तमाम एरियाज कि जब तक यहां से हम अपना जोर कम ना कर लें, ठीक है जी, तब तक हम जो है वो नहीं पकड़ सकते फ्रांस को। तो हमारी तवज्जो इस तरफ से हटनी चाहिए। तो ग्रेट ब्रिटेन ने पूरा एक साल लगाया 1801 का कि भाई नॉर्थ के जो ये एरिया है ना, समझे ना, यूरोप से ऊपर के ये एरिया हैं और बीच में नॉर्थ सी का एरिया, तो यहाँ पर मुकम्मल खामोशी हो ताकि पूरी कंसंट्रेशन हम कर सके। हम भी तो बिखरे हुए हैं, इधर भी लड़ रहे हैं, फ्रांस से भी लड़ रहे हैं। तो 1801 का पूरा साल तो इन पे लगाया। फिर 1802 में दोबारा फ्रांस के साथ नेवल वॉर्स में एंगेज हो। लेकिन 1802 में फिर मेरे जैसे एक सियाने आदमी ने ग्रेट ब्रिटेन को समझाया कि यार बस करो, यूरोप में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो आखिरी दम तक तुम्हारे साथ खड़ा रहे। जरा सी जंग में हारते हैं फ्रांस के साथ और ट्रीटी करके पीसफुल होके बैठ जाते हैं। समझ आ रही जी? तो ऐसा करो कि अब तुम एक ट्रीटी ऑफ पीस कर लो फ्रांस के साथ, छोड़ो पर दफा। तो 1802 में, और ऊपर से फ्रांस भी जा रहा है लड़ लड़ के 10 साल से लड़ रहा है फ्रांस भी एग्जॉस्ट हो गई। अब नेपोलियन आ गया, तो इनके दरमियान जिसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ एमेंस, AMINS, एमेंस 1802, वो भाई फिर ग्रेट ब्रिटेन इंटरनेट कनेक्ट कर दिया, डिस्कनेक्ट करना, डिस्कनेक्ट कर, हर जगह ना डिस्कनेक्ट हो।
Tayo na. Pare. Ano daw na? अब वो जाया करते हैं समझ नहीं कोई रिकॉर्डिंग्स मिल गई ना हाँ रिकॉर्डिंग्स वो तो थे ना पुराने क्लास में तो रिकॉर्डिंग करता हूँ जिस केस में थी ना जिस केस में मोटर कौन सा एजुकेशन जिसका मोड़ा कम ही कम क्यों वो कर रहे जिस केस में पूरे मोटे इसके लिए तो इनका मतलब बना रहा हूँ लड़ते हैं, पंजी फ्री है फाइटिंग करते हैं, सब रोके एक साथ अटैक करते हैं। 1805 का प्रशिया उसने फिर कह दिया सॉरी, लेकिन एक साल में ये ज्वाइन कर लेगा, इस ग्रुप में आ जाएगा, क्योंकि पहले साल में ये क्लियर हो गया कि हम अलग अलग नहीं लड़ेंगे, हम इकट्ठा लड़ेंगे। और ये चीज प्रशियंस के लिए थोड़ी सी हौसले वाली थी कि अलग अलग लड़ें तो फ्रांस बहुत मारता है, तो ठीक है सब इकट्ठे होकर मिलके लड़ेंगे तब चांस ज्यादा है। 1806 में प्रशिया उसने भी ज्वाइन कर लिया इस थर्ड लाइन्स को, सही है। अब इससे पहले कि ये सारे मिल के अटैक करते, नेपोलियन ने फिर एक दफा कमर तोड़ दी इनकी। उसने 1806 में प्रशिया पे पहले हमला कर दिया, उन्होंने इनको तो खत्म करना, इससे पहले कि इनकी सपोर्ट के लिए बाकी आए। इतना एक झटके के साथ ये बड़ी उसने जंग की जो तारीख में बहुत मशहूर है जी, बैटल ऑफ जीना। बैटल ऑफ जीना वो वॉर है कि अगर ये ना होती तो जर्मनी बहुत पहले यूनिफाई हो जाता। यानी ये जो प्रशिया है ये जर्मन है ना बेसिकली, तो जर्मन यूनिफिकेशन हो रही है 1871 में। बैटल ऑफ जीना कहते हैं इसने इतनी कमर तोड़ दी प्रशियंस की कि अगले 60-70 साल लगे हैं जर्मन को यूनिफाई होने में, वरना शायद जर्मन जल्दी यूनिफाई हो जाता। सही है। बैटल ऑफ जीना एंड हुई, माफिया मांगनी पड़ी भाई जी प्रशियंस को, दोबारा की गलती होगी महाराज नेपोलियन से। अब पीछे रह गया ऑस्ट्रिया और रशिया, ठीक है जी। रशियंस को वादा तो रशियंस ने किया हुआ था ना कि हम अटैक करेंगे, हम आएंगे यूरोप में, दाखिल होंगे, और ऑस्ट्रिया की अब असिस्टेंस भी होगी साथ। तो इधर से नेपोलियन रशिया को डिफीट कर चुका था, तो अब रशिया तो इनके साथ नहीं होगा, वो अलहदा अपनी दोबारा से। इस दफा कोई ट्रिटी नहीं हुई, इस दफा टर्म्स एंड कंडीशंस फ्रेंच की लगाई गई कि यार तुम बाज ही नहीं आते, पूरा रशिया ही उसने कैप्चर कर लिया। अब ये दो 1807 में फौजें आमने सामने आ गई, रशिया ऑस्ट्रिया वर्सेस फ्रांस। तो नेपोलियन ने अपना बंदा भेजा रशिया का जो किंग था उसके पास, उन्होंने कहा जनाब जंग करनी है तो कर लो, लेकिन फायदा ग्रेट ब्रिटेन का या हमें यूरोपियन को आपस में लड़वाने का। किंग रशिया का समझा कि ये नेपोलियन की वीकनेस है, उन्होंने कहा यलगार हो, जंग हो,
जंग हुई, फ्रांस जीत गया, रशिया डिफीट कर गया। लेकिन ये यूरोप में जंग हो रही है, रशिया में नहीं हो रही। रशियन ट्रुप्स यूरोप में आई। अब जब जंग खत्म हुई तो 1807 में फिर ट्रीटी हुई, जिसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ टिलसिट। सही है। टिलसिट की ट्रीटी में नेपोलियन एंड अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर जो है वो किंग था, अलेक्जेंडर वन इसका, रशिया का। बातचीत हुई तो अलेक्जेंडर वन बड़ा मुतासर हुआ कि यार नेपोलियन तो बंदा ही बड़ा अच्छा। कोई ज्यादा सख्तियां नहीं लगाई नेपोलियन ने रशिया पे, ट्रीटी हो गई। सही है। बल्कि नेपोलियन आस्क रशियन जो किंग था कि बता तेरी ख्वाहिशें क्या हैं। उन्होंने कहा यार मुझे ना टर्की के इलाके कैप्चर करने, मुझे ना फिनलैंड के इलाके कैप्चर करने हैं। तो मेरी तरफ से तो यूरोप में जो मर्जी करो। मैं तो इसलिए ईस्ट अलायंस का हिस्सा बना क्योंकि मुझे अपनी इकोनॉमी बेहतर करनी है, और इकोनॉमी के लिए ये ग्रेट ब्रिटेन वालों ने मुझे प्रोविजंस दी थी कि तुम्हारी ट्रेड वगैरह की आसानियां देंगे, छूट देंगे। नेपोलियन ने कहा बिस्मिल्लाह कर, टर्की पे हमला, फिनलैंड पे हमला, कदम बढ़ाओ अलेक्जेंडर, मैं तुम्हारे साथ हूं। और साथ ही उसने रशियन किंग के साथ अपना ये प्लान डिस्कस किया कि मैं बड़े अरसे से सोच रहा था कि इकोनॉमिक ब्लॉकेट किया जाए ग्रेट ब्रिटेन का। तो अलेक्जेंडर ने कहा बिस्मिल्लाह मैं तैयार हूं। ठीक है जी। सो जनाब थर्ड अलायंस पासवर्ड अपनी मौत आप मर गई, खत्म हो गई। वो एग्रीमेंट कर लेते हैं, मेरे से असला भी लेते हैं, माल भी लेते हैं, और फ्रांस के साथ सुलह कर लेते हैं जी। ये तो बहुत खतरनाक काम है। अब हम क्या करें? इससे पहले कि ग्रेट ब्रिटेन कुछ करे, नेपोलियन का माइंड जो चल रहा था इस इकोनॉमिक वॉरफेयर का, जो अपना प्लान वो रशियन किंग के साथ डिसाइड कर गया था, उसने फौरी तौर पर 1807 में अपना ये इकोनॉमिक जो आइडिया था इसको अनाउंस कर दिया, जिसको फिर उर्फ आम में कहते हैं कॉन्टिनेंटल सिस्टम। कॉन्टिनेंटल सिस्टम, ये कॉन्टिनेंटल सिस्टम बेसिकली ग्रेट ब्रिटेन का इकोनॉमिक ब्लॉकेट था। रशिया तो हामी भर गया, प्रशिया अब वो फ्रांस के आगे कैसे टिक सकता है? ऑस्ट्रिया अकेला क्या कर लेगा? सो जनाब यूरोपियंस को तो मानना पड़ेगा। स्पेन वो भी नेपोलियन के इन्फ्लुएंस में आ चुका था। नीदरलैंड उसका दूसरा ब्रदर किंग के तौर पे बैठ गया। तो हर जगह से ओके की रिपोर्ट है कि पूरे यूरोप में ग्रेट ब्रिटेन की ट्रेड बंद कर दी। सही है जी? तभी चांस है। इसी टाइम पर इसने ग्रेट ब्रिटेन कहा था ये तजारती लोग हैं यूरोपियंस, ये इस्तेमाल कर रहे हैं हम यूरोपियंस को, एक दूसरे से लड़वा रहे हैं, खुद तो आते नहीं लड़ने, तो ये हमें लड़वा रहे हैं आपस में, क्योंकि ये नेशन ऑफ शॉपकीपर्स हैं। सही है? ये इनको बस अपनी ट्रेड चाहिए, पैसा मनूवर करना बस करना, और कुछ नहीं। सही है?
लेकिन तारीख ये बताती है कि ये कॉन्टिनेंटल सिस्टम नेपोलियन की बहुत बड़ी ब्लंडर आप कह सकते हैं जिसको, बहुत ये ब्लंडर था। नेपोलियन बेसिकली एक रूलर तो था ही था, लेकिन असल में तो वो एक जनरल था। और एक जनरल जो है वो आर्ट ऑफ वॉर में ही बेहतर परफॉर्म कर सकता है, जो अभी तक वो कर रहा था। ये कॉन्टिनेंटल सिस्टम इकोनॉमी से रिलेटेड था, पॉलिटिक्स से रिलेटेड था। ये वॉर एक प्रॉपर मिलिट्री वॉर नहीं थी, और उसमें नेपोलियन अपने बिछाए हुए ट्रैप में खुद ही फंस गया। तो हम कह सकते हैं कि 1807 से नेपोलियन के डिक्लाइन का फेज स्टार्ट हो गया। 1807 से स्लोली एंड ग्रेजुअली इसके डिक्लाइन का फेज स्टार्ट हो गया। सही है। अब इस कॉन्टेक्ट हुआ ये कि पहली स्टेज नेपोलियन ने, मैं एनए लिख रहा हूं, नेपोलियन ने एक डिक्री दिया जिसको कहते हैं बर्लिन डिक्री। बर्लिन डिक्री ये थी कि भाई ओवरऑल हमने ग्रेट ब्रिटेन का ब्लॉकेट करना। सही है। और पूरे यूरोप में ग्रेट ब्रिटेन की जो आप क्या हैं जी के शिप्स हैं उनको नहीं आने देते। सही। और अगर कोई ग्रेट ब्रिटेन की शिप को आने देगा तो उसकी फिर फ्रांस के साथ जंग है। इसका फिर रिस्पॉन्स आया, ये यानी फ्रांस की तरफ से एक्शंस, तो फिर ग्रेट ब्रिटेन की तरफ से एक्शंस। सही है। फ्रांस की तरफ से जो जवाब आया उसको कहते हैं ऑर्डर्स इन काउंसिल। ऑर्डर्स इन काउंसिल। ऑर्डर्स इन काउंसिल ये था कि जो भी शिप फ्रांस गया, ठीक है जी, और हमें पता लग गया तो हम जो फ्रांस की अगर पोर्ट्स पे उतरा तो हम वो शिप कैप्चर कर लेंगे वापसी पे जब वो आया जाए। और जितने भी न्यूट्रल शिप मतलब किसी शख्स के या यूरोप से बाहर किसी और मुल्क के, जिस तरह अमेरिका वगैरह, किसी के भी शिप, न्यूट्रल शिप, कोई भी न्यूट्रल शिप अगर उसने यूरोप जाना तो वो पहले ग्रेट ब्रिटेन आएगा फिर यूरोप जाएगा। यानी असल में ये कि चलो ठीक है हमारे शिप तो नहीं जा सकते ना यूरोप, नेपोलियन के डर से कोई भी नहीं उतरवाएगा, तो हम न्यूट्रल शिप्स में अपना माल यूरोप भेज देंगे। नेपोलियन को पता लगा अच्छा ये यूं कर रहे हैं, तो नेपोलियन की तरफ से रिस्पांस आया जिसको कहते हैं मिलान डिक्री। सही। मिलान डिक्री में इसने कहा कि कोई भी न्यूट्रल शिप अगर ग्रेट ब्रिटेन गया और ग्रेट ब्रिटेन से होके यूरोप में आया तो जनाब ऐसे को फिर हम कैप्चर करना। लो जी, लोग तो फंस गए ना, दुनिया ही फंस गई पूरी इन दो की आपस की जंग में। वो कह रहे हैं कि पहले न्यूट्रल शिप हमारे पास आए फिर यूरोप जाए वरना हम कैप्चर कर लेंगे। ये कह रहे हैं कि जो ग्रेट ब्रिटेन गया फिर यूरोप आया तो वो हम कैप्चर कर लेंगे। ठीक है। इसके जवाब में ग्रेट ब्रिटेन रास्ते निकालता रहा। इसके जवाब में
ग्रेट ब्रिटेन ने अपनी गुड्स की स्मगलिंग यूरोप में वो शुरू करवा दी, चोरी छुपे पोर्ट्स पे स्मगलिंग। भाई ठीक है, फिर स्मगल करो, यूरोप पहुंचाओ माल किसी ना किसी तरीके से। अब नेपोलियन क्या करे? और दूसरी तरफ हो ये रहा था कि नीदरलैंड, प्रशिया, स्पेन, पुर्तगाल, जिनको समंदर की बाउंड्रीज लगती थी, यहाँ के रूलर्स नो डाउट ये नेपोलियन ने ही यानी इनको कंट्रोल कर रहा था वो अच्छी तरह। लेकिन यहाँ तमाम के रूलर्स जिसमें उसके सगे भाई भी थे, उन सबको अपने लोकल मार्केट, अपनी इकोनॉमी के इशू हो गए कि यार ग्रेट ब्रिटेन से चीजें आ क्यों नहीं रही, ज्यादातर चीजें ग्रेट ब्रिटेन ही सप्लाई करता था, उसके जहाज ही। तो शॉर्टेज हो रही है यार, फूड की शॉर्टेज हो रही है, क्लोथ्स की शॉर्टेज शॉर्टेज हो रही है, लोगों के लिए पोर्ट्स पे रोजगार नहीं बन रहा। और नेपोलियन अपनी जिद से पीछे नहीं हट रहा। और यूके की तरफ से, ग्रेट ब्रिटेन की तरफ से जब स्मगलिंग की ऑप्शन आई है तो इन सब ने कहा ठीक है, आंखें बंद कर लेते हैं, स्मगलिंग आने दो, स्मगल्ड माल आने दो पोर्ट्स पे। तो इसके रिस्पॉन्स में नेपोलियन ने कहा कि गद्दारों, बैरूनी साजिश कर दी मेरे खिलाफ। तो इसने अगली डिक्री दी जिसको कहते हैं फाउंटेन ब्लू, BLEAU, फाउंटेन ब्लू डिक्री। फाउंटेन ब्लू डिक्री में इसने कहा, वो कान खोल के सुन लो यूरोप में तमाम जो लोग हैं, यूरोप वालों तो कान खोल के सुन लो, अगर किसी भी पोर्ट पर ब्रिटिश गुड्स, ब्रिटिश माल वो नजर आया तो ये हम माल भी जला देंगे, हम पोर्ट भी जला देंगे। समझ आ रही? अब जब ये चीज सामने आई है तो अब या तो फ्रांस के साथ इन सबको मिलना पड़ जाएगा, और या ये सारे फिर फ्रांस को आंखें निकाल के दिखा देंगे कि बस कर यार, हम नहीं, हमने अपने लोगों को भूखा मार। तो ये दूसरा काम हुआ। खुद नीदरलैंड में इसका भाई नेपोलियन का, नीदरलैंड में उसने जनाब वायलेशन शुरू कर दी। मैं कहा यार क्या मैं तेरे चक्कर में अपने लोगों को भूखा मार दूं। और जब नेपोलियन के भाई ने वायलेशन शुरू कर दी, नहीं जलाने देना मैंने माल लोगों की जरूरत के लिए, तो आहिस्ता आहिस्ता सबके फिर डर खत्म होना शुरू हुआ। और नेपोलियन का ये कॉन्टिनेंटल सिस्टम अपनी मौत आप ही स्लोली एंड ग्रेजुअली वो मरना शुरू हुआ। फ्रांस के दहादी थे ना सॉर्ट ऑफ एक किस्म के, अब ये किसी ने सपोर्ट नहीं किया। इसका यहाँ पे जो भाई था उसका नाम था लुई, लुई नेपोलियन। उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, उन्होंने कहा जा यार काम कर, मैं लोगों से मिल। अब जब जैसे जैसे ये काम हुआ ना जी, तो अब पूरे यूरोप में नेपोलियन के अगेंस्ट मूवमेंट चलनी शुरू हुई। कैसी मूवमेंट भाई? ऐसा है कि मेजॉरिटी ऑफ द एरियाज, मेजॉरिटी ऑफ द एरियाज यूरोप में जो फतह करता था, वहां पर अपने लाइक माइंडेड रूलर्स अपॉइंट कर देता था। तो इनिशियली तो रिपब्लिक्स बनी, लोग खुश हुए, लेकिन बाद में इसने इनको किंग्स ही बना दिया। और जहां जहां वो फतवाहत करता था वहां लोग सोचना पे मजबूर हो गए कि यार फतह करने के बाद हमारे पे ऐसा किंग नेपोलियन लगा देता है जो हमारा नहीं होता, तो हम क्यों ये काम करें। जैसा कि स्पेन में उसने अपने दूसरे भाई जोसेफ को अपॉइंट कर दिया, तो स्पेन वाले
यानी एक एक नेशनलिज्म की टेंडेंसी बनना शुरू होगी ना कि यार ये हमारे साथ कर क्या रहा है। और ऊपर से कॉन्टिनेंटल सिस्टम में जब इसके सगे भाइयों ने इनकार कर दिया कॉपरेट करने से, तो जहां जहां नेपोलियन के लाइक माइंडेड ग्रुप्स थे, वो सॉरी लोग थे, किंग्स वगैरह, उनके खिलाफ रिवोल्ट्स होनी शुरू हो गई। ये स्पेन में भी हुई, ये पुर्तगाल में भी हुई। अब नेपोलियन या तो इन पे खामोश रहता कि चलो जी ठीक है आप ही देख लें, लेकिन यहाँ नेपोलियन से अगली गलती हो गई। यानी एक तरफ तो उसका कॉन्टिनेंटल सिस्टम फ्लॉप जा रहा है, और दूसरी तरफ उसने ऐलान कर दिया कि ये जो पूरा पेनिनसुला है स्पेन एंड पुर्तगाल का, यहाँ पर जितने बागी हैं जो रिवोल्ट्स कर रहे हैं, कान खोल के सुन लो, मैं आ रहा हूँ। लोगों ने जनाब हथियार उठा लिए, गली गली मले मले में एक सॉर्ट ऑफ गोरिल्ला वॉरफेयर शुरू कर दी। नेपोलियन को फौजें भेजनी पड़ गई, और ये फिर 1808 से लेके 1814 तक फ्रांस की एक बहुत बड़ी फौज स्पेन एंड पुर्तगाल में इंगेज हो गई, जिसको तारीख में कहते हैं इस फेज को पेनिनसुलर वॉर्स। गली गली मले मलों में, कोई ऑर्गेनाइज्ड वॉर नहीं है, ठीक है जी। ये शुरू हो गई, कोई पता नहीं कहां से दुश्मन आ रहा है कहां से नहीं आ रहा। फ्रांसीसी ट्रुप्स काफी यहाँ पे ट्रैप हो गई, सही है जी। सो रिसोर्सेज जाया होना शुरू हो गए ना जी, अच्छे खासे जाया होने शुरू हो गए। फिर इसी असना में ऑस्ट्रिया, जो काफी देर से खामोश बैठा था मारे खा खा, ऑस्ट्रिया ने भी सर दोबारा उठाना शुरू कर दिया। जब 1808 1807 की खबरें ऑस्ट्रिया में भी पहुंची, तो ऑस्ट्रिया में भी 1809 में सर उठाना शुरू कर दिया कि हम नहीं मानते नेपोलियन की, बहुत हो गया, अब हम भी उठेंगे। सही है। ऑस्ट्रियंस उठे, लेकिन फ्रांस डिफीटेड ऑस्ट्रिया वंस अगेन। सही, बड़े जुर्माने लगाए गए, बहुत कुछ हुआ फ्रांस में। उसके फिर खोज लगवाया कि ये ऑस्ट्रियंस में इतनी हिम्मत पैदा कहां से हुई यकदम। ये तो किसी सूरत में मेरे खिलाफ नहीं जा सकते थे, जिस तरह प्रशियंस अब खामोश हो गए, ये इनमें हिम्मत कहां से आई। तो पता लगा कि यार कोई 40,000 के करीब 40,000 सोल्जर्स ये रशियंस ने भेजे थे सपोर्ट के लिए ऑस्ट्रियंस को। फिर वेपन्स सप्लाई किए थे रशियंस ने ऑस्ट्रियंस को। हैं रशियंस, रशियंस के साथ तो मैं 1807 में टिलसिट का एग्रीमेंट करके बैठा, जार अलेक्जेंडर मेरी बातें मान गया, तो ये रशियंस ने ये 2 सालों में क्या कर दिया। तो पता ये लगा कि रशियंस को 1805 से 07 में जो ऑफर्स रशियंस को ग्रेट ब्रिटेन ने दी थी, नो डाउट वो बेचारे पूरी नहीं हो सकी, क्योंकि ये 1807 में टिलसिट का एग्रीमेंट कर गए, तो ग्रेट ब्रिटेन ने इनको प्रोविजन नहीं दी। लेकिन 1807 से 09 तक जो कॉन्टिनेंटल सिस्टम चला, उससे रशिया को बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि रशिया भी ज़ाहिर है यूरोप का हिस्सा, तो रशियंस की भी मजबूरी, वो भी ग्रेट ब्रिटेन की चीज़ें नहीं मंगवा सकते, ना ग्रेट ब्रिटेन के जहाज़ों को मंगवा सकते, तो रशिया को काफ़ी इकोनॉमिक लॉस हुआ।
तो रशियन थिंक टैंक ये सोचना शुरू हो गया कि भाई यार ग्रेट ब्रिटेन के साथ ही रहते, फौजें ना भेजते हम यूरोप में अपनी फ्रांस के साथ लड़ने में ये वो, लेकिन कम से कम हमारी ट्रेड का तो बेड़ा गर्क ना हो। तो ये ऑस्ट्रियंस को सपोर्ट करो। और जब ये प्लान सारा रिवील हो गया नेपोलियन पे, तो नेपोलियन की थर्ड मिस्टेक सामने आ गई। पहली मिस्टेक क्या है? कॉन्टिनेंटल सिस्टम। दूसरी मिस्टेक क्या है? पेनिनसुलर वॉर। और तीसरी मिस्टेक क्या है? मैंने कहा तगड़े हो जो रशियंस, मैं आ रहा हूं हमला करना। अब ये फ्रांस है, ऊपर प्रशिया, इधर नीदरलैंड, बेल्जियम, इधर ऑस्ट्रिया, ये रशिया। लेकिन ना ऑस्ट्रियंस रोकेंगे ना प्रशियंस रोकेंगे फौजों को, फ्रेंच फौजों को, क्योंकि प्रशियंस भी खामोश ऑस्ट्रियंस पे एग्रीमेंट करके बैठ गए हैं दोबारा। तो रशिया की तरफ ट्रुप्स मैं भेज रहा हूँ। 1812 में इसने ये कंपेन शुरू की रशियंस की तरफ भेजने की। कॉजेज मैंने आपको बता दी, सही है जी। ये वॉर को ज्यादा अरसा नहीं रही, 1812 एक साल ही रही। एक इसी 1812 में ही वॉर शुरू हुई, 1812 में खत्म हो गई रशिया के साथ वॉर। लेकिन यहाँ इतना बुरी तरह ये फंसे कि जब यहाँ से ये, वो कहते हैं जनरल विंटर, कि असल में जनरल विंटर नहीं, यानी सर्दियों का इतनी बर्फ पड़ गई थी कि फ्रांस की ट्रुप्स के लिए। अब फ्रांस देखिए ना, आपकी हाफ ऑफ द ट्रुप्स तो पेनिनसुलर वॉर में फंसी हुई हैं, रिमेनिंग हाफ लेके आप निकल गई, और यहाँ सर्दियों में आप फंस गए। यही हाल बहुत बाद में जर्मन के साथ भी हुआ था। तो यहां से जब ये वापस आ रहे हैं फिर, तो जब यहाँ से वापस आ रहे हैं जनाब, तो प्रशियंस भी उठ खड़े हुए, ऑस्ट्रियंस भी उठ खड़े हुए, थके हुए फ्रेंच सोल्जर्स, मारो इनको। मार खाते 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 बेचारे ये वापस फ्रांस तक आए, ये एग्जॉस्ट हो गई। और रशिया भी अपनी ट्रुप्स पीछे पीछे लाता रहा साथ साथ। बहुत बुरी तरह, बहुत खराब स्ट्रेटजी थी। अठारह सौ चौदह आ गया, 1314 आ गया, 1813 नेपोलियन खत्म। लेकिन यूरोप में एक बहुत बड़ा दिमाग था जिसका नाम है मेटरनिख। अगले लेक्चर्स में हम इसको देखेंगे। ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था, वजीर आजम था ऑस्ट्रिया का। ये समझता था कि अगर नेपोलियन एज अ किंग फ्रांस से हट गया और फ्रांस में दोबारा रिपब्लिक बन गई, सही है जी, तो फिर क्या होगा? दोबारा फ्रांस यूरोप में रिपब्लिक्स और रेवोल्यूशन तो नहीं, नेपोलियन को रहना चाहिए, लेकिन नेपोलियन फ्रांस तक रहे बस। तो इसने नेपोलियन को ऑफर कराई कि यार बस अपना सुकून से बैठो, ठीक है जी, जो तुम्हारा ओरिजिनल फ्रांस के इलाके हैं वो रखो और सुकून से बाकी अपनी लाइफ एंजॉय करो। लेकिन नेपोलियन नहीं माना, जिद्दी आदमी था। फौजें स्पेन में भी आपकी फंसी हुई हैं, पुर्तगाल में भी फंसी हुई हैं, सही है जी, समझ आती है जी। तो उसने कहा नहीं मैं लड़ूंगा। तो फिर बना जनाब फोर्थ अलायंस, कि अच्छा ये बाज नहीं आता, तो 1813 में बना फोर्थ अलायंस। फोर्थ अलायंस में अब सारे ही हैं, ग्रेट ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, प्रशिया, रशिया, सब इकट्ठे हैं। और इन सब ने जंग की इसके साथ 1813 की लिप्जिग में जंग हुई। पहली दफा नेपोलियन डिफीट हुआ बहुत बुरी तरह।
यानी रशिया में भी जो डिफीट है वो बैटल की डिफीट नहीं है, वो मौसम की डिफीट है। जो पहली बड़ी डिफीट है उसकी जमीन पर, नेवी की नहीं, जमीन की, लैंड की, वो लिप्जिंग की है। नेपोलियन वापस फ्रांस चला गया, सही है जी, और फ्रांस जाके अपनी प्रिपरेशन दोबारा करनी शुरू हुई। तो 1814 में फिर मेरे जैसे एक सियाने आदमी ने मशवरा दिया इस अलायंस को कि हर दफा नेपोलियन के आने का, उसकी इन्वेजन का तुम लोग वेट करते हो कि वो आएगा तो हम मिलके लड़ेंगे। इस दफा ऐसा करो कि आओ हम सब मिलके अलाइड इन्वेजन करें। हम अब पहले फ्रांस पे अटैक करें, 3-4 साइडों से हम फ्रांस पे अटैक कर देते हैं, ठीक है जी, और इसको फिर हम खामोश करवाते हैं। ऐसा ही हुआ जी, पूरी तरह हारा नेपोलियन, सही जी, इसको हटा दिया गया, फ्रांस ने सरेंडर कर दिया। और 1841 में फ्रांस के साथ, अब न्यू रूलर्स के साथ ट्रिटी साइन हुई सारे यूरोपियंस की, जिसको कहते हैं फर्स्ट ट्रिटी ऑफ पेरिस। कोई जुर्माना नहीं लगाया गया फ्रांस पे कि भाई फ्रांस का क्या कसूर है, फ्रांस के लोगों का क्या कसूर है। कसूर तो सारा नेपोलियन का है। नेपोलियन को जनाब एग्जाइल में भेज दिया गया कि भाई तुझे जो दिन है 4 पैसे तुझे मिलते रहेंगे, अब तू बस जा। इस टाइम पे फिर मेरे जैसे एक सियाने आदमी ने फिर मशवरा दिया 1814 में कि ऑल यूरोपियंस वो इकट्ठे हों। तो इकट्ठा होना उनका कहलाया कंसर्ट ऑफ यूरोप। इकट्ठे कहाँ हुए? वियना में। तो उसकी वजह से नाम पड़ गया कांग्रेस ऑफ वियना। आओ सारे इकट्ठे हो और अब फ्यूचर डिसाइड करो यूरोप का, फ्रांस का क्या करना, और बाकी तमाम इलाके जो फ्रांस ने फतह कर लिए थे अब उनके वापस, उनके लीगल जो रूलर थे जो पहले थे उनको वापस लगाओ। अगले लेक्चर में इस पर बात होगी। लेकिन अभी ये 4-5 मंथ ये वियना में रहे, ये कमाल का दौर है जी। ये 4-5 महीने एक किस्म की खुशियां मनाई गई हैं वियना में। ये 4-5 महीने चीज कंपटीशन होते रहे, म्यूजिक कंपटीशन होते रहे, पूरे यूरोप से डेलीगेट्स आए, और साथ पॉलिटिक्स पे भी बात हो रही कि यूरोप का फ्यूचर क्या। जीत का जश्न भी पूरे यूरोपियन मना रहे हैं कि हमने नेपोलियन को खत्म कर दिया। पर नेपोलियन दोबारा फ्रांस में आ गया इमरान खान की तरह, और फ्रेंच पीपल उसको, उसने जनाब तकरीरें करनी शुरू कर दी कि हम जनाब इनको छोड़ेंगे नहीं। और फ्रांसीसी लोग बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप लोग अमेरिकी साजिश के नैरेटिव पे पागल हो गए, आज़ाद खारजा पॉलिसी पे, बिल्कुल इसी तरह फ्रांस के लोग भी पागल हो गए, नेपोलियन के साथ दोबारा मिल गए। नेपोलियन ने ऐलान कर दिया जालमो काजी यारा 1815। सारे यहाँ खुशियां मना रहे हैं, और जब इनको पता लगा कि हैं नेपोलियन वापस आ गया, अब क्या किया जाए, तो वही किया जाए कि भाई अब अलाइड ट्रुप्स दोबारा इकट्ठी हो, फौज बनाओ और लड़ो नेपोलियन के साथ। और ये जो फिर आखिरी जंग हुई है नेपोलियन की जिंदगी की, उसको कहते हैं बैटल ऑफ वाटरलू। याद रहे, वाटरलू जमीन है, ये पानी नहीं है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पानीपत एक मैदान है, पानीपत पानी नहीं है इंडिया में, ये एक मैदान है, ज़मीन है। इसी तरह वाटरलू भी जो है वो ज़मीन है, मैदान नहीं है। लेकिन वो वाटरलू है तो आपको लगता है जो पानी की जगह होगी। यहाँ फिर इसको नेपोलियन को फाइनल डिफीट हुई। इस फाइनल डिफीट के बाद फिर फ्रांस के साथ सेकंड ट्रीटी हुई। इस सेकंड ट्रीटी में फ्रांस पे फिर जुर्माने लगाए कि अब फ्रांसीसियों का कसूर है।
ये तकरीबन कोई, यानी हम क्या नहीं तो 30 मिलियन पाउंड के जुर्माने लगाए गए फ्रांस में। अब नेपोलियन को कॉर्नर कर दिया। इसके बाद नहीं वो उठा बेचारा, 5-6 साल बाद उसकी डेथ हो गई एग्जाइल में। सो ये था जी जो एक पूरा कि कहाँ से शुरू हुआ फ्रांस और क्या होता रहा। तो 1815 में अब फ्रांस का क्या फ्यूचर हुआ वो फिर अब कल देखेंगे, और आगे की फिर तारीख क्या बनी। लेकिन अगर नेपोलियन की डिक्लाइन की रीजन देख लें तो वो 3 ही फैक्टर्स हैं जो मैंने आपको बताया। कहानी समझ आइए जी। हाँ जी, नेपोलियन ने भी लेटर दिखाया था, ये सच्ची बात है। नेपोलियन ने भी फ्रेंच को लेटर दिखाया था कि ये देखो ये हो रहा है। हाँ जी ना यार, हमारे लेक्चर से मजा ही लेते हैं बस स्टूडेंट, पढ़ते पढ़ते को नहीं है। हमारे लेक्चरों से हम तो उस्ताद ही मजा देने वाले हैं, बस मजा ही लेते हैं स्टूडेंट। सजेस्टेड रीडिंग्स प्लीज, पता नहीं यार, एक ही दफा में शुरू में मैंने कर दी हुई है रीडिंग्स अपडेट। ये जो बार बार बीच में जो स्टूडेंट्स सेशन ज्वाइन करते हैं ना, मैं वाहिद को कई दफा कहता हूँ कि ना ज्वाइन करवाया करो सेशन, लेकिन तो भाई जिसने मेरे से पढ़ना ना उसने अगले सेशन में पढ़ लेना। वो बार बार किताबें जो है ना वो शेयर करो। वाहिद को कहें जो नए स्टूडेंट्स हैं कि वो ग्रुप में किताबें दोबारा शेयर कर दे। 2 किताबें हिस्ट्री के पोर्शन से हैं, 2 किताबें ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का कंटेम्प्रेरी जो फेज है उससे रिलेटेड है। बल्कि मैं खुद ही शेयर कर देता हूँ। कहाँ गई? अभी तो आप ये 2 ही पकड़ लेना, वो अगले वाला तो जब अगला पोर्शन आएगा तो उस टाइम देखेंगे, ताकि अभी कंफ्यूजन ना हो। यही 2 किताबें हैं जी, इसके साथ कोई टेक्स्ट बुक अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ओके जी, स्लाइड्स में अभी शेयर कर देता हूँ। थैंक यू।